20 केस भाग्य छोरी हो आज। अरे सर क्या करें, जगह ही नहीं मिली। ये दबदबा से वाले का जगह नहीं मिलती है बेटा, यहाँ जल्दी आया करो। हाउसफुल चलता है यहाँ, कर दी चालू। चलो बेटा पढ़े। और क्या हालचाल है तुम्हारे? तू रफ कॉपी में लिखता रहेगा बेटा और फिर कॉपी लाएगा। कब तेरी आत्मा जागेगी बेटा? ए फैजल, कब लेगा तू बदला? 1 अगस्त वाले में शिफ्ट होगा तो कॉपी तो ला यार, क्या दिक्कत है, फिर लिख लेना, उसी में लिखेगा। चलो बढ़िया, वहां से कर लेना। बाकी पढ़ना चालू कर दिया? गेट बंद कर दे बेटा। और आएंगे क्या अभी? रहने दे, फिर रहने दे, जल्दी आ। सिगरेट पी के आए हो? गेट बंद कर गया बेटा। हैं? सिगरेट देखी नहीं कभी तुम तो, है ना? देखी तो है। पी नहीं है कभी, यूज नहीं की। चलो बहुत बढ़िया बेटा। पढ़े क्या? अरे बोलो, पढ़ के आए हो क्या पुराना? पूछने की कहा था मैंने। 1 मिनट रुकना है। हाँ हेमू। बोलो। अरे अरे वाह यार, सर के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राधे। पंडित श्री मनीष शर्मा जी के चरणों में हमारा सादर नमन। कोई सोच, अरे मजे लो, बेड पड़ा है खाली है, सो जाओ, मजे ही मजे। क्लास लेने आए थे, सोने को मिल गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मजे ही मजे। वाह, रोज देंगे, टेंशन ही क्यों ले रहे हो, मजे ही मजे। लो बेटा गेट बंद कर दे। तो कहां से आ रहे हो तुम भाई? गेट बंद करो जल्दी, फटाफट आओ यार, इस कब तक आते रहोगे? जल्दी फटाफट, तेज। बैठो 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 बैठो। आवाज। बेटा बात नहीं, जानते नहीं हो तुम मुझे, अंडरवर्ल्ड का आदमी हूं मैं। थैंक यू बेटा, वेरी गुड बेटा। तो सुनो भाई सुनो, आ जाओ, चुप हो जाओ, किसी की आवाज नहीं, पूछ दूंगा अभी, फिर मैं गुस्सा आ गया देखो तुरंत पूछ दूंगा, मैं जलील कर दूंगा फालतू में। तो बेटा, हाँ साहब, बस सेल साइकिल चल रही है। क्या चल रही है बेटा? सेल साइकिल में कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं। कौन कौन सी? इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज, ठीक है ना? इंटरफेज में कितनी अवस्थाएं? G1 S G2। G1 S G2। G1 में अधिकतर प्रोटीन और आरएनए बने थे। S में डीएनए बना था, हिस्टोन प्रोटीन बनी थी, सेंट्रियोल बना था। G2 में कौन सी प्रोटीन बनी थी? ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। बनी थी कि नहीं बनी थी? बोलो। अब देखो, एक चीज होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि G0 अवस्था क्या होती है? कौन सी अवस्था बेटा? ये जीरो का मतलब क्या है? नॉट। जीरो का मतलब क्या है? नॉट। कमर सबकी सीधी, हाथ थोड़ी से नीचे, बिल्कुल अटेंशन एकदम, है ना? परेड बाद में कराऊंगा बेटा। तो जीनोट अवस्था की अपन बात करते हैं। जीनोट अवस्था क्या है? देखो, कोई कोशिका है, कोई कोशिका है, वो कोशिका चक्र रूपी जीवन चक्र में फंस गई, तब तो उसमें G1S G2M चलेगा। नए बच्चे कौन कौन है? तो बेटा सुनना, क्या चल रहा है? सेल साइकिल। क्या चल रहा है? सेल साइकिल। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं। एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। एम फेज में विभाजन होता है, इंटरफेज में विभाजन की तैयारी होती है। नाथ मत दिखाए, तोड़ दूंगा। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी बेटा? 3 अवस्थाएं। G1S G2। क्लियर है? G1S G2। बटन बंद कर। क्या है तेरे पास? नहीं बेटा, यहां कुछ नहीं है, या तो सारे कपड़े खोल। ये अर्धनग्न अवस्था में दिखाने से क्या मतलब है बेटा? है ना? बटन बटन, अरे यार अपना आउट साइड वाले हैं क्या? बोलो।
साइंस वाले तो साइंस वाले लगो तो सही थोड़े, बटन खोल ली, एक चढ़ा ली, एक बढ़ा ली, छपरी जैसे बार कर रही है, क्या मतलब है यार, बोलो। तो इंटरफेज की कितनी अवस्थाएं? 3, G1S G2, क्लियर है। एम फेज में विभाजन होगा, इसको मैं अभी आपको बता दूंगा, अरे है ना। वैसे इसमें भी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, गधे 2। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में होता है केंद्रक विभाजन। एक होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। मैं बोलूंगा केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। पूरा कोशिका विभाजन हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ विभाजन की तैयारी। अगर कोई कोशिका बोले कि मुझे इस कोशिका चक्र रूपी जीवन चक्र में नहीं फंसना, नहीं करनी मुझे शादी, और नहीं करनी मुझे शादी की तैयारी, नहीं होना मुझे विभाजित, क्या बोल रही है वो? नहीं होना मुझे विभाजित, बाढ़ में जाए तुम्हारा सिस्टम। कौन कह रही है? जो जीवन में कभी विभाजित नहीं होना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, तो वो शादी की तैयारी करेगी क्या? बच्चे पैदा करेगी क्या? 1 से 2 बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। वो कोशिका बोल देगी मुझे कोशिका चक्र रूपी जीवन चक्र में नहीं बसना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी बेटा, पता है कहां? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोशिका विभाजित ही नहीं होना चाहती, जो कोशिका विभाजित ही नहीं होना चाहती, वो हमेशा हमेशा के लिए एक शांत प्रावस्था में चली जाती है, संत हो जाती है, भगवान का जप करती है, बोलती है मुझे विभाजित नहीं होना। ना वो विभाजन की तैयारी करती है, ना वो विभाजन करती है, वो सदैव एक ही शांत अवस्था के अंदर पड़ी रहती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं? जीनोट प्रावस्था। और इसका दूसरा नाम है शांत प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? शांत प्रावस्था, क्योंकि ये शांत रहती है कोशिका, यहां पर चक्र में नहीं फंसती। मतलब G1S G2 नहीं चलेगी, एम फेज नहीं चलेगा। तो अब तुम ऐसी कोशिकाएं का एग्जाम्पल बताओ बेटा जो विभाजित ही नहीं होती हैं, वो जी नोट में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो कौन सी कोशिकाएं जो विभाजित ही नहीं होती कभी है? बताओ बताओ। न्यूरॉन, वेरी गुड। कौन सी बेटा? अरे कौन सी बेटा? कौन सी बेटा? न्यूरॉन। पहली कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये एक कोशिका है, यही तंत्रिका तंत्र की संरचना बना रही है और यही तंत्रिका तंत्र का काम कर रही है। लेकिन याद रखना, जितने बच्चे के अंदर न्यूरॉन है उतने ही हमारे अंदर है। न्यूरॉन की संख्या जीवन पर्यंत बढ़ती ही नहीं है। अब तुम सोचोगे बच्चा तो इतना सा चूजा सा पिल्ला है वो तो, और वो इतना अपन इतने बड़े हो गए, तो अपने और उसके न्यूरॉन बराबर है? ये कैसी बातें कर रहा मास्टर? फीस वापस दे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नारे देने नहीं आते तो मैं। तो बेटा कुल मिला के होता क्या है, उसके अंदर जो कोशिकाओं की छोटे छोटे, जैसे मान इतना बड़ा न्यूरॉन है, हमारे अंदर इतना बड़ा हो गया, लंबाई बढ़ जाती है। न्यूरॉन की संख्या नहीं बढ़ती, क्या बढ़ती है? लंबाई। तो न्यूरॉन कभी विभाजित नहीं होती है ना, केवल उसकी क्या बढ़ जाती है? लंबाई बढ़ जाती है। अरे है ना, तभी तो सलाह दी जाती है कि हेलमेट पहन के चलो। हाथ टूटा, पैर टूटा, और कुछ भी टूटा तो जुड़ जाएगा, समझ रहा है ना बेटा? लेकिन अगर सिर फूटा, न्यूरॉन टूटे तो वापस नहीं बनेंगे। खोपड़ी का कोई पार्ट डैमेज तो डैमेज, बोल रहे हो ना। और ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये डैमेज मतलब बॉडी डैमेज, या तो पैरालिसिस हो जाएगा, आवाज चली जाएगी, गूंगा हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, या मर जाएगा। तो सिर के ऊपर रिस्क नहीं लेनी चाहिए। क्या बोला जाता है? सिर के ऊपर रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और तुम सोच रहे हो गुरुजी आपके भी तो सिर पर निशान है, तो बेटा हम तो सूरवीरों की निशानी है, समझ रहे हो ना। हमने तो युद्ध लड़े बेटा, हल्दी घाटी युद्ध में बताया तो मैं मुख्य सेनापति था। तो बेटा मेरी बराबरी नहीं करनी है, तुम्हें अपने सिर की क्या करनी है? सेफ्टी करनी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो बेटा ये कौन सी अवस्था है? जीनोट अवस्था। एक तो हो गई न्यूरॉन जो जीवन में कभी विभाजित नहीं होती, तो वो किस में पड़ी रहेगी? और एक होती है बेटा तुम्हारे जिसपे बार बार चोट लगती है, वो कि वो आई और तोड़कर चली गई मेरा दिल, कि घाव दिल पर लगे तभी तो गहरे हैं। तो बेटा ये सब फालतू की बातें ध्यान रखना, समझ में आई ना?
ना दिल कभी टूटता है, ना तुम दिल को चीर के देख सकते हो। अगर तोड़ा चीरा तो बेटा जीवन ही नहीं रहे। तो ये सारी बात क्या है, फालतू की है भैया। जो भी तुम्हारी भावनाएं, सोचने समझने बुद्धि, वो सारी सिस्टम कहाँ है? जो कहते हैं ना दिमाग से नहीं दिल से सोच, दिल सोचने लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। दिल में कोई सोचने की क्षमता नहीं होती। एक ही काम है बेचारे का, वो धड़ 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 ब्लड पंप करता है, उसके पास कोई सोचने का काम नहीं है। तो सबसे बकवास बात इस दुनिया की क्या है, दिमाग से नहीं दिल से सोच के देख। दिल नहीं सोचता भैया, दिमाग को ही सोचना पड़ेगा दोनों तरीके से, है ना, प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी। इमोशन भी वही है और प्रैक्टिकल भी वही है। तो दिल में सोचने की क्षमता नहीं है ना, और वो टूट गया तो वापस जोड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पर विभाजन बहुत कम होता है। अभी हृदय की हमारी कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही। कोई चोट लग गई, किसी ने चाकू ही मार दिया, वैसे चाकू मारने के बाद बचते नहीं है, फिर भी कोई गिस्सा गिस्सी हो जाए हार्ट में, थोड़ी बहुत रगड़ा रगड़ी हो जाए, रगड़ा रगड़ी तो हो ही जाती है बेटा, तुम्हें पता ही है। तो बेटा उस अवस्था में जरूर थोड़ा बहुत विभाजन हो सकता है, बाकी हृदय कोशिकाएं सामान्य अवस्था में विभाजित नहीं होती। तो दो कोशिकाएं जो किसमें पड़ी रहती हैं, बोलो किसमें, जीनोट। लिखो ऐसी ही कोशिकाएं, जीनोट अवस्था नोट डाल के हेडिंग डालेंगे। लिखो ऐसी कोशिकाएं जो कभी विभाजित नहीं होती। सर मेरे दोस्त का लाइब्रेरी में दिल टूटा कसम से, सीपी चौधरी का, अनिल माचरा कह रहा है ये बात। बहुत बढ़िया बेटा, जुड़ेगा नहीं पर अब क्या लिखा बेटा, ऐसी कोशिकाएं जो कभी विभाजित नहीं होती, ऐसी कोशिकाएं जो कभी विभाजित नहीं होती, वह कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर, वह कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर, वह कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर, वह कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर हमेशा के लिए एक निष्क्रिय प्रावस्था में चली जाती हैं। वह कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर, वह कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर हमेशा के लिए एक निष्क्रिय प्रावस्था में चली जाती हैं। कोशिका चक्र में सम्मिलित ना होकर हमेशा के लिए एक निष्क्रिय प्रावस्था में चली जाती हैं। हमेशा के लिए एक निष्क्रिय प्रावस्था में चली जाती हैं, जिसे जीनोट प्रावस्था कहते हैं। हमेशा के लिए एक निष्क्रिय प्रावस्था में चली जाती हैं, जिसे जीनोट प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीनोट प्रावस्था कहते हैं, जिसे जीनोट प्रावस्था कहते हैं। लिख लिया, दोनों एग्जांपल लिखो बेटा। कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे यार, हा हा हा, ओए होए होए होए, वाह जोरदार बेटा जोरदार। तुम बच्चे ही नहीं, तुम बच्चों के बच्चे, महाबच्चे, चीज बच्चे हो। कौन से बच्चे हो बेटा, चीज बच्चे। चीज पनीर की तरह एक चीज आती है ना बेटा, पिज्जा में डालते हैं जो, चीज पिज्जा, वो वाली चीज हो बेटा तुम। ए बेटा, बेटा वो तो तुझे पता होगा तू क्या है हैं? वो तो तू ही जानता है यार, तेरे दिल की गहराई में क्या है, तू सिंगल है या डबल है तू बेटा तू ज्यादा मत बोले, तेरा बोलना मना है मेरी क्लास में, उल्टा टांग दूंगा तुझे अभी क्या मतलब रह जाएगा बेटा, फ्री फ्री सुबह सुबह दिक्कत हो जाएगी। लिख लिया बेटा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। अब लिखो बेटा, क्या लिखोगे, एम फेज, हेडिंग डालो एम फेज या फिर विभाजन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था। सुनो भाई साथियों, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें एक काम करना है। तू आगे बेटा, हाँ बात हो गई तेरी, फीस फीस की क्या है क्या नहीं है, करा दी जमा बेटा, गुस्से में आके जमा करा दे तू। तो ये मांग रहे हैं, उससे कहते लो 5,000 और।
मगर तो रख लो तुम्हारी फीस, मुझे नहीं चाहिए। कोई ना, हो जाएंगी बेटा, टेंशन मत ले, पढ़ाई ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारे कॉलेज के जितने भी बच्चे साथ वाले, 1 अगस्त से क्या हो रहा है हमारा नया बैच चालू है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, अंदर से जिम्मेदारी बनती है कि साथ वाले जितने भी बच्चे सब कहाँ हैं, शिवालय में आए। सिस्टम देख ही लिया होगा, सिस्टम में कोई दिक्कत, पढ़ाई में कोई दिक्कत, नोट्स में कोई दिक्कत, टेस्ट में कोई दिक्कत, लाइव क्लास में कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। धुआं उठा देंगे, धुआं। क्या उठा देंगे बेटा? धुआं, है ना। अरे तुम यहाँ का छोड़ो, तुम एग्जामिनेशन हॉल में जब गोले भरोगे तो ओएमआर सीट में से धुआं नहीं उठा तो मेरा नाम थारा भाई हरसिंदर नहीं। समझ रहे हो ना। तो अब तुम शिवालय परिवार के क्या हो बेटा, सदस्य हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 1 अगस्त वाले बैच में अपने साथियों को कम से कम आना ना होना उनके ऊपर है भाई, है ना। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि हर बच्चे के कान में ये होना चाहिए कि 1 अगस्त से शिवालय के अंदर क्या चालू हो रहा है, नया बैच। ठीक है ना। अरे बोलो, अरे बेटा करोगे ना ये काम, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे बात करते हैं एम फेज की। एम फेज में कितनी परावस्थाएं होती है बेटा, कितनी परावस्थाएं होती है? अरे कितनी होती है? एक तो होती है कैरियो काइनेसिस। कौन सी? कैरियो काइनेसिस। और एक होती है साइटो काइनेसिस। कैरियो काइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। इसमें क्या होता है बेटा? ऐसे तो था, ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अरे है कि नहीं? सबसे पहले तुमने क्या किया, एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनाए? हो गया केंद्रक विभाजन। उसके बाद में क्या किया बेटा? कोशिका द्रव्य विभाजन। अरे बोलो, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? तो पहले केंद्रक विभाजन करेंगे, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन करेंगे, और राधे राधे बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे बेटा? बोलो राधे राधे। तो लिखो बेटा एम फेज, लिखेंगे बेटा सभी एम फेज। एम फेज विभाजन प्रावस्था, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एम फेज का पूरा नाम क्या है? माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। लिखो कोशिका इसी अवस्था में विभाजित होती है। सर मैं बस भर के ला रहा हूं, टेंशन ही मत लो। ये जो सही है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तू ट्रक ला, बस ला, माल गाड़ी ला। लिखो कोशिका इसी अवस्था में विभाजित होती है, कोशिका इसी अवस्था में विभाजित होती है, कोशिका इसी अवस्था में विभाजित होती है। लिख लिया? ठीक है बेटा। अब देखो इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। 1 नंबर पे हेडिंग डालो कैरियोकाइनेसिस। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, 1 नंबर पे हेडिंग डालो बेटा कैरियोकाइनेसिस। हो कैरियोकाइनेसिस। ब्रैकेट में लिख दो केंद्रक विभाजन। सीधे बैठ बेटा, कमर कोई नहीं लगाएगा, आराम मनाए मेरी क्लास में। कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और केंद्रक विभाजन। और जितनी एनर्जी है ना लगा दो, एक बार अंतिम युद्ध की तरह लड़ना बेटा, तलवारें ढाल सब निकाल लेना, है ना। और जो सब्जेक्ट का जो चीज है काट के रख देना, तुम्हारे अंदर समा लेना बेटा, खा जाना पीस के मसाला बना के। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये समय और ये उम्र वापस नहीं आएगी साथियों, है ना। ये समय और ये उम्र वापस नहीं आएगी, तो इस उम्र और इस समय का भरपूर क्या करना है, भरपूर क्या करना है, उपयोग करना है बेटा, है ना। क्योंकि दोनों चीजें वापस आने वाली नहीं है ना। इसमें एनर्जी है, इसी उम्र में एनर्जी है, इस समय में एनर्जी है। और जैसे ही एक भर्ती में अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो ना तो ये एनर्जी बचेगी, ना ये समय बचेगा, ना ये उम्र बचेगी। बचेगा तो सिर्फ पछतावा। समझ रहे हो ना, बचेगा तो सिर्फ पछतावा। तो लग जाओ अंतिम बार की तरह। बहुत बढ़िया। लिखो बेटा कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। इसमें एक केंद्रक विभाजित होकर, इसमें एक केंद्रक विभाजित होकर 2 समान गुणसूत्रों वाले केंद्रक बनाता है। इसमें एक केंद्रक विभाजित होकर 2 समान गुणसूत्रों वाले केंद्रक बनाता है। अगला लिखो
कितनी उपप्रावस्थाएं होती है बेटा कैरियोकाइनेसिस की? बहुत बढ़िया, लिखो इसकी 4 उपप्रावस्थाएं होती हैं। इसकी 4 उपप्रावस्थाएं होती हैं। इसकी 4 उपप्रावस्थाएं होती हैं। इसकी कितनी उपप्रावस्थाएं होती हैं? 4 उपप्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री आता था, प्रधानमंत्री आता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर है? पेन रख दो नीचे, इधर ध्यान दो। कमर सीधी, रेड। ये है तुम्हारी एक कोशिका। क्या है बेटा? ये तुम्हारी एक कोशिका। क्लियर है? ये है तुम्हारा केंद्रक। क्या है तुम्हारा बेटा? ये केंद्रक। ये केंद्रक 2n है। 2n बोले तो द्विगुणित है। और ये कोशिका है इंटरफेज की। मैं बात की है, मैं कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज से शुरू करूंगा, लेकिन प्रोफेज से पहले इंटरफेज का डायग्राम तो बना लेते हैं। यहां से आगे क्या आएगी बेटा? इंटरफेज के बाद तुरंत प्रोफेज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इंटरफेज में G1 है, G2 के बाद में तुरंत क्या आनी है? प्रोफेज आनी है। तो बेटा इंटरफेज के अंदर गुणसूत्र गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं या क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं? बोलो। पढ़ा था जाके, बताया है मैंने गुणसूत्र के अंदर। तो नए बच्चे भी ध्यान रखना बेटा, इंटरफेज में गुणसूत्र गुणसूत्र वाली संरचना में नहीं मिलते, ढेने 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 ढेने, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र इंटरफेज में नहीं पाया जाता, गुणसूत्र की जगह धागे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धागे। और धागों को क्या बोलते हैं? अरे कौन सा तंतु? क्रोमेटिन तंतु। कौन सा तंतु? तो बेटा इंटरफेज के अंदर गुणसूत्र गुणसूत्र के रूप में ना पाया जाकर बेटा धागों के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन तंतु। अब आएगी इसके बाद प्रोफेज। कौन आएगी बेटा? तुम्हारी और हमारी, हम सबकी प्रोफेज। क्या है बेटा? ये प्रोफेज। क्या है ये? प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर अब ये धागे नहीं बचेंगे। प्रोफेज आते ही एमफेज आ गई कि नहीं आ गई? एमफेज आते ही गुणसूत्रों का संघनन होने लग जाता है कि नहीं होने लग जाता बेटा? इंटरफेज में जो धागा बिखरा हुआ पड़ा था उसको लपेट देंगे बेटा। क्या कर देंगे? लपेट देंगे और एक गुणसूत्र बनाएंगे। धागे को लपेट लपेट के क्या बनाएंगे? गुणसूत्र बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? इसको बोलते हैं बेटा संघनन। गुणसूत्रों का क्या चालू हो जाएगा? संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो अब क्या है? प्रोफेज आते ही गुणसूत्रों का क्या चालू हो जाएगा? संघनन। क्या चालू हो जाएगा? संघनन। ये देख, ये पड़ा हुआ गुणसूत्र, रंग बदल दूं इसका? ये ले, ये एक गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, ये तीसरा, ऐसे करके क्या पड़े हुए बेटा ये? क्योंकि गुणसूत्रों की क्या बनाई जा चुकी है? संरचना। संघनन हो चुका है कि नहीं हो चुका? तो एक गुणसूत्री रूपी संरचना पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई? यहाँ क्या थे? धागे। धागे को क्या बोला? क्रोमेटिन। यहाँ क्या है? गुणसूत्र। साथियों लेकिन प्रोफेज के अंदर ये क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। अरे इसमें भी थी ना सफेद रंग की। तुम बोलोगे सर रंग कैसे बदल दिया? ये ले सफेद। क्या है ये? केंद्रक झिल्ली। अब भी ये गुणसूत्र 2n है कि नहीं बेटा? प्रोफेज के अंदर तारक केंद्र। कौन? तारक केंद्र। विपरीत नहीं बेटा, ना ना चाय नहीं, पानी पिला दे, पानी दे दे बस। है? चाय किसी बच्चे को पिला दे बेटा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोकल ले। अबे तो दे देगा अपने, मत करे। ले ले लंप है। गरीब तो है ही बेटा। अरे तो कहीं मर जाए यार, गरीब गरीब आदमी मर जाए, ये कहाँ का तेरा तथ्य है यार? बेटा गरीब मरने लगे तो 80% भारत मर जाएगा, ध्यान रखना। समझ रहा है? तो गरीबी तो कहाँ ले गया? तूने कुछ बोला होगा, उसको गाली वाली दे दी होगी यार। बीमारो गरीब है बेचारे हैं, जब पेट के संग तेरे वो कर दई हम तो यार। ये तेरे ऊपर धर रहा है। ए तो मरन दे, तो मैं पिवा दूंगा, तो परेशान कहीं है रोए। आज तेरे हम चाय अभिषेक कर देंगे, टेंशन मत ले। चाय अभिषेक जानता है ना? यूं
कोई ना, चाय से बेटा आगे बढ़। LSA पशुधन सहायक 120 क्वेश्चन बेटा चाय पे धरा रह जाएगा, नहीं तो चाय किसी की सगी नहीं हुई। चाय मास्टरों के लिए बनी है, नींद उड़ाने के लिए, गला साफ करने। तुम काहे की चाय पी रहे हो बेटा? जवानी में चाय, हम बुढ़ापे में पीते हैं बेटा चाय, जवानी में। अरे बहुत बढ़िया, सीधे बैठो सारे के सारे, बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या आ गई? प्रोफेज। इसका ध्यान ही चाय पे था, दिक्कत ये तारक केंद्र तो ऐसे ही चल रहा है। तो बेटा ये क्या है? प्रोफेज। ये केंद्रक झिल्ली है, ये गुणसूत्र है। अब सुनना बेटा, एक होते हैं तारक केंद्र या सेंट्रियोल। क्या होते हैं? तारक केंद्र या सेंट्रियोल। तारक केंद्र या सेंट्रियोल से निकलते हैं तरकु तंतु। क्या निकलते हैं? तरकु तंतु। तो बेटा तरकु तंतु या फिर जो स्पिंडल फाइबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। तरकु तंतुओं से निकलते कि नहीं निकलते? और जाके जुड़ जाते हैं गुणसूत्र के काइनेटोकोर से। नए बच्चे सुनेंगे मैं क्या बोल रहा। देखो टेंशन में मत आना, 1 तारीख से तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा वापस, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं। तो ध्यान देना क्या कह रहा हूं बेटा। तारक केंद्र से तरकु तंतु निकल के आते हैं और तरकु तंतु गुणसूत्र में एक संरचना होती है काइनेटोकोर, उससे जाके जुड़ जाते हैं। लेकिन बेटा अभी तरकु तंतु की तो बाद में बात होगी। सबसे पहले जो तारक केंद्र इधर उधर कोशिका में भटक रहे थे, उनको मैं विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित कर दूं क्या? तो प्रोफेज में सबसे पहला काम हुआ गुणसूत्रों का संघनन। क्या हुआ? गुणसूत्रों का संघनन। यहां गुणसूत्र असंघनित धागे के रूप में थे, यहां गुणसूत्र संघनित संरचना के रूप में है कि नहीं? बोलो बेटा, है ना? इसके अलावा बेटा मैं बताऊं दूसरा क्या हुआ है कि जो तारक केंद्र है वो विपरीत ध्रुवों पर चले गए कि नहीं चले गए? ये केंद्रक झिल्ली है और ये केंद्र का है। बोलो बाबा, ये केंद्रक झिल्ली है और ये सघन संरचना क्या है? केंद्र का, है ना? अब यहां से निकल के क्या आ रहे हैं? ये ढेढ़े 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 तरकु तंतु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तरकु तंतुओं को कहां जाना है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के पास जाना है कि नहीं जाना? बहुत जोर की चीज बता रहा हूं बेटा, रटने में भरोसा करता ही नहीं है थारा भाई हरसेंदर, समझाएगा समझो, है ना? पर ध्यान यही रखो मैं क्या कह रहा हूं। तरकु तंतु निकल के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तरकु तंतु निकल के कहां जाएंगे? गुणसूत्रों के पास। गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जाके इन तरकु तंतुओं को जुड़ना है कि नहीं जुड़ना? लेकिन बीच में आ गई केंद्रक झिल्ली। कौन आ गई? और पता है क्या कह रही है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। कौन कह रही है? केंद्रक झिल्ली। मना कर दिया तरकु तंतुओं, अब मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी, गुणसूत्र सिर्फ मेरे हैं। हे तरकु तंतु, तुम तारक केंद्र से ऐसे जल्लाते हुए आए और बोल रहे हो हम गुणसूत्रों से जाके जुड़ जाएंगे, हम तुम्हें जुड़ने। जाके तो दिखा, मैं बैठी हूं ना चारों तरफ बाड़े बंदी करके। कौन कह रही है? कौन कह रही है बेटा? पसीना छिड़क दूं तुम्हारे ऊपर पसीना अभिषेक हो जाएगा बेटा तुम्हारा तो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, सोचो कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए बेटा। अरे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। तो ये तरकु तंतु आ रहे कि नहीं आ रहे? इधर से तरकु तंतु आ रहे कि नहीं आ रहे? है ना? कहां जाना चाह रहे? गुणसूत्रों के पास। कहां जाना चाह रहे? गुणसूत्रों के पास। कि गुणसूत्रों से जाके जुड़ेंगे, उन्हें विभाजित कर देंगे, तोड़ देंगे, विभाजित कर देंगे। किसको बेटा? गुणसूत्रों को। कौन कह रहे? तरकु तंतु। लेकिन बीच में कौन आ गई? क्या बोल रही है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। लेकिन बेटा आज तक इंतजार हुआ है क्या किसी से? अरे बोलो। तो फिर तरकु तंतुओं से होगा क्या? बोलो। केंद्र झिल्ली को पेल दिया जाएगा हटा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। केंद्र झिल्ली डर के मारे गायब हो जाएगी, गायब करा दिया जाएगा। पेलने का मतलब गायब कराने के ना है क्या होता है? हर चीज में मजाक लगता है यार तुम्हें, है ना बेटा? तो क्या किया जाएगा? केंद्रक झिल्ली ने तरकु तंतुओं का रास्ता रोका है कि नहीं रोका? बोलो। तो गायब करा दे, मिलन तो होके रहेगा बेटा, मिलन तो होके रहेगा। जो बीच में आएगा उसे गायब कर दे। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका प्रोफेज में गायब हो जाती है। एक और क्वेश्चन आ गया मजाक मजाक में कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रोफेज में गायब हो जाती कि नहीं हो जाती बेटा? बोलो ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो प्रोफेज में क्या क्या बताया मैंने, देख कर दूंगा अब।
अब तो जा ही नहीं रहा है ये। अरे यार देख, हैं मत करने लग जाया करे 2 मिनट में। ठीक है बेटा, क्या समझ में आया? केंद्रक झिल्ली गई, केंद्र का गई। 3-4 क्वेश्चन है प्रोफेस से। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का गायब, गुणसूत्रों का संघनन, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर, और तर्कु तंतुओं का निर्माण भी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है कि नहीं हो जाता? गुणसूत्र तर्कु तंतुओं का निर्माण भी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है कहानी? कोई कंफ्यूजन होगी क्या? अब ये सफेद वाली संरचना क्या है बेटा? तारक केंद्र। कौन सा केंद्र? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रियोल। ये क्या है? गुणसूत्र। क्या है बेटा ये? गुणसूत्र। अरे है कि नहीं? प्रोफेज के बाद में कौन आ जाएगी बेटा? प्रोफेज के बाद में कौन आ जाएगी? ये क्या है? क्या है ये? तारक केंद्र। केंद्र झिल्ली गायब हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? बोलो। केंद्र का गायब हो गई कि नहीं हो गई? तर्कु तंतु सीधे तारक केंद्रों से निकल के गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जाके जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? और सारे गुणसूत्रों में दोनों तरफ से बेटा दोनों गालों पर चांटे पड़ेंगे। समझ रहे हो? इधर से तो ये तर्कु तंतु आ रहा है, उधर से वो तर्कु तंतु आ रहा है। मान ले ये गया डेडे डेडे यहां जुड़ गया, है ना, और ये आया डेडे डेडे यहां जुड़ गया। दोनों तरफ से आगे जुड़े कि नहीं जुड़े? और दोनों तरफ से पड़ेंगे क्या? चांटे। अब बेटा अगर मैं नहीं हूं तो तुम आवारागर्दी करोगे कि नहीं करोगे? क्लास के अंदर, क्लास में इधर उधर बेंचों के ऊपर ढेंडे ढेंडे करके घूमने लग जाओगे नहीं घूमने लग जाओगे? तो बेटा मैं माना कि बेटा घूमने लग गए तो बाबू क्यों हो रहा है? अब केंद्रक झिल्ली ने इन गुणसूत्रों को रोक रखा था कि नहीं रोक रखा था कि इधर उधर मत जाओ? केंद्रक झिल्ली क्या हो गई? गायब। अब ये गुणसूत्र भाई भवचक्री मारते हुए पूरी कोशिका में घूम रहे हैं। हमें तो मजा आ गया, हम है मुसाफिर, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। आवारागर्दी, फुल आवारा। अलवर वाले एक तरह क्या कर रहे हैं बेटा? फुल आवारागर्दी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे बोलो। दोनों तरफ से गुणसूत्र को किसने पकड़ लिया? तर्कु तंतु ने। कि आवारा से बच्चे हो तुम, है ना, आवारा गुणसूत्र से बच्चे हो तुम, और तर्कु तंतु सा मास्टर हूं मैं। बोलो बाबा। तो चांटे चांटे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे बेटा? कि आवारा गुणसूत्र से बच्चे हो तुम और तर्कु तंतु सा मास्टर हूं मैं। तो चांटे चांटे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे बेटा? बीच में एक लाइन में खड़ा कर दूंगा मैं तुम्हें, चांटे मार मार कहां खड़ा कर दूंगा? बीच में एक मध्य में क्या बना दूंगा? सारे के सारे लाइन में खड़े हो जाओ। ऐसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बेटा? सबको चांटे मार मार के लाइन में लगा दूंगा कि लगा दूंगा? बस वही मेटाफेज के गुणसूत्रों के साथ हुआ है। वही कहां हुआ है बेटा? मेटाफेज के गुणसूत्रों के साथ में हुआ है ना? क्या हुआ है? तर्कु तंतुओं ने गुणसूत्रों को मध्य में एक रेखा पर, एक प्लेट पर अरेंज कर दिया, जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता। मेटाफेज, मेटा मतलब बीच में, मेटा मतलब बीच में एक प्लेट बना के गुणसूत्रों को क्या कर दिया है? अरेंज। क्योंकि तर्कु तंत्रों में खींचने की और लंबा होने की क्षमता होती है कि नहीं होती? तो गुणसूत्रों में चांटे मार मार के खींच के और कहां व्यवस्थित कर दिया? देखो ऐसे व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया बेटा? गुणसूत्र ये रहे, ढेंढे 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 ढे, एक गुणसूत्र, ढेंढे 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 गुणसूत्र अरेंज हो गए कि नहीं हो गए मध्य में एक लाइन पर? अरे ये भी 2n है कि नहीं? अगर ये गाय की एक कोशिका है तो 2n बराबर, 2n बराबर गुणसूत्र कितने होते गाय में? तो 2n बराबर, गाय की कोशिका है ना गधे, तो गाय में गुणसूत्र कितने? 60, और द्विगुणित होते हैं कि नहीं होते? तो 2n बराबर, 2n बराबर और 2n बराबर, तो बेटा यहां भी 60 के 60 गुणसूत्र कहां लग गए? मध्य में एक लाइन पर। मध्य में एक लाइन पर व्यवस्थित करने वाला कौन है? कौन है बेटा? तर्कु तंतु है कि नहीं? ये देखो, ये तर्कु तंतुओं ने दोनों तरफ से कहा? इधर वाली प्लेट पर तो ये जुड़ा, इधर वाली प्लेट पर ये जुड़ा। 2 प्लेट होती है काइनेटोकोर की। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ये देखो, ये डायग्राम आपने देखा होगा खूब किताबों में, जब जब विभाजन पढ़ा है डायग्राम अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते बेटा?
तो ये कौन सी अवस्था है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ है? तर्कु तंतुओं के द्वारा गुणसूत्रों को मध्य में एक रेखा पर व्यवस्थित कर दिया गया है, जिसे अपन मेटाफेजिक प्लेट कहते। कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है बेटा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्योंकि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। और वो काला कौआ कौन है बेटा? थारा भाई हरसेंद्र, हम हैं वो काला कौआ बेटा। ठीक है, मैं काटूंगा तुम्हें। अरे बोलो काट लू क्या बेटा? झूठ तो बोलो तब काटूंगा। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, अब कौन आएगी? का भैया तुम भी हैंग हो गए का? देख, अगर तू बात करेगा तो नुकसान में जाएगा। बात करने से भला हुआ है क्या बेटा आज तक किसी का? नहीं, तुम बता दो भाई, अगर भला होता हो तो फिर ठीक है, बात ही कर लेते हैं मिलके, है ना? तो जिन बच्चों के दिमाग में शैतानी भरी हुई है बेटा, कि हम शैतान हैं, हम गुंडे हैं, है ना? कई लोगों के दिमाग में रहती है ना कि हम भरतपुर के हैं, हम धौलपुर के हैं, हम करौली के, हम दौसा के हैं, तो हम गुंडे, है ना बेटा? तो गुंडे ही निकाल दी जाएगी, क्योंकि मैं भी क्या हूं, सुनाइए बेटा, मैं भी सूरवीरों का सूरवीर रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड का आदमी हूँ। दिमाग पे जो माथे पर निशान है ऐसे ही थोड़ी लगे। तो बेटा गुंडई नहीं करनी है। गुंडई करना तुम नौकरी लग जाओ बाद में भैंसों के साथ में गायों के साथ में, कुछ ही कर लेना बेटा, खूब हाथ डालना, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ भी डालने की आपको इजाजत नहीं है। ठीक है, केवल दिमाग डालना है। कहाँ? पढ़ाई लिखाई के अंदर। देखो, ऊपर वाले ने प्रत्येक काम का एक फिक्स समय निश्चित किया है कि नहीं किया? बचपन में समय था मजे करने का, स्कूल में समय था मजे और पढ़ाई करने का, कॉलेज में समय था मजे ही मजे करने का, लेकिन कोचिंग में समय होता है बेटा केवल और केवल पढ़ाई करने का। मजे, गुंडई, है ना, तुम्हारे अंदर का कोई भूत, सबको साइड में निकाल के रख दो। ठीक है, केवल ईमानदारी से बेटा साल 6 महीने का जो टाइम मिल रहा है भर्ती तक का, इसमें मेहनत कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये समय है, डिमांड है, आज तक मेहनत नहीं की, मुझे पता है तुमने नहीं की, लेकिन आज समय की मांग है कि एक बार जिंदगी में मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी, है ना? इतनी मारामारी हो गई ना सरकारी नौकरी की कोविड के बाद में, पूछो ही मत। कुछ मारामारी सरकारें कर रही हैं, कर रही कि नहीं कर रही? सरकारी में तो राजी नहीं, गैर राजी, तुम्हें पेंशन देनी पड़ेगी। कौन सी प्राइवेट जॉब है जिसमें पेंशन मिलती है? मिलती है क्या? है ना, हर जगह टैक्स लिया जा रहा है, सेविंग से टैक्स, घर खरीद रहे हैं टैक्स, मिठाई खरीद रहे हैं टैक्स, है ना, कोचिंग में फीस दे रहे हैं टैक्स, और इनकम पैसे कमा रहे हैं तो भी टैक्स। प्राइवेट में कुछ नहीं है बेटा, टैक्स ही टैक्स देके सेविंग के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। सरकारी नौकरी है जो तुम्हें मरते दम तक, मरने के बाद भी बीवी को आधी सैलरी देगी, और बीवी के मरने के बाद पति को आधी सैलरी देगी, समझ रहे हो ना? ये कौन सी नौकरी है? सरकारी। पता है पेंशन खुद के हस्बैंड के मरने के बाद बीवी को आधी सैलरी मिलती है, आधी पेंशन मिलती है। पति की 30,000 पेंशन दी तो 15,000 बीवी को भी मरेंगे, वो मरेंगे नहीं, मिलेंगे। समझ रहे हो बेटा? तो ऐसी सिक्योरिटी सरकारी नौकरी देती, इसीलिए इसकी डिमांड है बेटा, समझ रहे हो? इसीलिए इसकी क्या है, मारा मारी है ना? और थोड़ा सा जीवन में प्राइवेट जॉब की के कंपैरिजन में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, काम का कंफर्ट रहता है। तो एक इंसान को क्या चाहिए? कंफर्ट के साथ में, कंफर्ट हो जीवन में, भले ही थोड़ा सा पैसा कम हो। पैसा ज्यादा है, आपके पास पैसा खर्च करने का समय ही नहीं है, तो अचार डालोगे उस पैसे का? है, पूरा जीवन 60 साल तक पता किया, मेहनत करते करते निकल गया, फिर पीछे मुड़ के देखा तो मैंने क्या किया? पैसे कमाए। फिर पता चला कि उम्र जो थी थोड़े बहुत कंफर्ट में रहने की, वो तो निकल चुकी है। अरे है ना? तो डिमांड इसीलिए किसकी ज्यादा बढ़ी है बेटा? सरकारी। किसकी? सरकारी। और जरूरी भी है भैया, है ना? अपने पास देखो डिप्लोमा किया है तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है प्राइवेट में ज्यादा, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप एमवीडी में चले जाओगे, 15-20 हजार दे रहे, सुबह से लेके शाम तक की ड्यूटी है, ठीक है, इतनी रहेगी जीवन भर। क्या कर लोगे? 25,000 कर देंगे, 30,000 कर देंगे, 35,000 कर देंगे, इतनी महंगाई बढ़ जाती है एक साल में। एक साल में मान लो 2-3 हजार बढ़ाई भी तो, समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है प्राइवेट में बेटा,
अपने तो ऑप्शन भी नहीं, पेट क्लिनिक में जाओगे मान लो तुम दिल्ली चले गए, हर किसी की वो भी नहीं हो पाती इतनी दूर जाने की, चले गए मान लो दिल्ली चले गए या जयपुर में तो कोई 15,000 भी नहीं दे रहा है LSA को, ठीक है, जयपुर चले गए तो मान लो तुम्हें 25,000 35,000 30,000 दे दिए, डॉक्टर को ही ज्वाइन करा रहे हैं बेटा 35 से 40,000 रुपए, तो BBSC वाले को LSA की 20,000 है, तो 20,000 में से तुम्हें घर से और मांगने पड़ेंगे खर्चा चलाने के लिए, दिल्ली में कमरा मिलेगा 10-15,000 का, तो एक छोटा सा जयपुर में मिल रहे हैं, नॉर्मल सा कमरा ले जाए तुम ढूंढते होगे, पता लग गई होगी रेट क्या क्या है, घटिया सा कमरा 4-5 हजार का मिल रहा है अभी, ये हाल हो रखे, समझ रहे हो बेटा, तो महंगाई इतनी हो गई है, तो सीधा सा अपने पास 1 साल का समय है किसके लिए, जीवन को बदलने का, तो इस समय पे बेटा तुम्हारे जो भी अंदर के शैतान हैं, अंदर के कोई भी, अब देखो ये उम्र है बेटा, आपको लगेगा कि मैं ऊधम करूं, है ना, 2-4 मुझे दिख रहे हैं जैसे पीछे चूजे, अंदर से तुम्हें करेगा वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उम्र है बेटा तुम्हारी जवानी की, वो बोलेगा तू ऊधम कर, है ना, तू मचल, तेरा ये, अरे तेरे किताबों में एक चीज में दिमाग खपाने का समय है ही नहीं, तेरा समय है बेटा क्या करने का, ऊधम करने का, तू ऊधम कर, तू इधर उधर कमेंट कर, तू छेड़, तो बेटा ये काम बाद के लिए रख लो, या तुमने अब तक किए होंगे, तुम्हारी हरकतों देख के मुझे लग रहा है, लेकिन बेटा अभी ना करें, नुकसान मेरा होगा क्या, 1 घंटे क्लास लेके चला जाऊंगा, मेरा नुकसान हुआ क्या, सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत ज्यादा नुकसान होगा बेटा, 25,000 तो तुमने 26,000 तो यहाँ फीस भर दी, है ना, उसके बाद में हर महीने का 10,000 का खर्चा कम से कम, है ना, तो बेटा आसान नहीं है घर वालों के लिए सारे अरेंजमेंट करना, तो इज्जत से क्या करना है बेटा, क्या करनी है, पढ़ाई कर लो, ये समय पढ़ाई का, इस समय पे हाँ मजे अपन लेंगे, मजे पढ़ाई के लिए अपन मजाक भी करेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज ना कल किया था, ना शिवालय क्लासेस आज करेगी, ना कल करेगी, अगर तुम करोगे तो उसमें हमारी गलती नहीं है, रास्ता हम दिखाएंगे, चलना किसको है, आपको स्वयं को चलता है, हम बता देंगे यहाँ कांटा आएगा बेटा, कांटे से बच के जाना, लेकिन चलना किसको है, तुझे चलना है बेटा, तू हाथ पैर आलती पालती मार के बैठ जाएगा तो चलेगा कौन, अरे बोलो, तो बेटा ये क्या है, तारक केंद्र, ठीक है ना, मेटाफेज में एक बीच में मध्य रेखा पर बेटा गुणसूत्रों को अरेंज कर दिया है कि नहीं कर दिया, 60 के 60 गुणसूत्र लाइन में लग गए कि नहीं लग गए, अब तर्कु तंतु में संकुचनशील प्रोटीन है, कौन सी, ट्यूबुलिन, तो दोनों तरफ से गुणसूत्रों को खींचा जाएगा, इधर से अगर गुणसूत्रों को खींचूं, इधर से भी गुणसूत्रों को खींचूं, तो गुणसूत्र मध्य में से विभाजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कहां, एनाफेज में, कहा बेटा, एनाफेज में, और विभाजित होके विपरीत ध्रुवों की तरफ गुणसूत्रों को ले जाया है कि नहीं ले जाएगा, यहाँ कितने 2n बराबर 60, एनाफेज में 60 से कितने बन जाएंगे 120, विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, विभाजन मतलब 2 गुना, गुणसूत्र विभाजन मतलब 2 गुना, मेटाफेज में गुणसूत्र थे 60, एनाफेज में गुणसूत्र विभाजन होगा और गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कितने हो गए 4n बराबर 120, 2n से 4n हो गए, 4n बराबर 120 हो गए कि नहीं हो गए बेटा, अब मान ले कि मैं इसकी कमर में एक रस्सी बांध दूं बीच में, है ना, और मेरी सपनों की दुनिया से प्राइवेट जेट लागे उस रस्सी को बांध दूं उसके अंदर और उड़ा दूं बेटा इसको, आसमान में ये उड़ रहा है, एक रस्सी बंधी हुई है कहाँ बीच में, तो इसके हाथ और पैर पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मिडिल पार्ट आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, सेम गुणसूत्रों के साथ हो रहा है, गुणसूत्र विभाजित हुए कि नहीं हुए, विपरीत ध्रुवों की तरफ तर्कु तंतु खींच रहे कि नहीं खींच रहे, तो बेटा क्या होगा, देख 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 देख, यहां वहां ना देख, फैलेगी बीमारी, होगा बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अरे बोला कि नहीं बेटा, हाँ, ऐसे निकाल देंगे घर वाले तुम्हें बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा हमारे क्या काम का, और लड़कों के लिए ज्यादा टफ है बेटा, नौकरी ना लगने के बाद का जीवन, पता है ना तुम्हें, नहीं पता तो पता लगेगा बेटा आगे जाके, जो इंसान मिलेगा सिर्फ ताना और हीन भावना के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्या कर रहा है बेटा, लगी कि नहीं लगी, अच्छा रह गया, कोई ना बेटा, ऐसे सब थोड़ी लग जाते हैं, जयपुर जाते हैं हवा भी तो लग जाती है जयपुर की, है ना, ये ताना फिक्स है, जयपुर की हवा, जयपुर की हवा, और लगने के नाम पे कुछ नहीं लगती बेचारे तुम्हारे, मुझे पता है कोई हवा नहीं लगती, हवा लायक पैसे ही नहीं होते आपके पास स्टूडेंट लाइफ में, कहां से लगे, हवा लगाने के लिए क्लब जाना पड़ेगा, दारू पीनी पड़ेगी, WDP जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए पैसा, अपने पास कहाँ है गरीब स्टूडेंट के पास पैसा, मैं भी तो स्टूडेंट लाइफ में रहा हूं ना, है ना, 7-8 हजार रुपए आते हैं, इतने ही आते हैं, 10 आ जाएंगे ज्यादा ज्यादा, कहाँ है मजे लायक,
और बेटा लेकिन ये ताना फिक्स है, क्या लग गई जयपुर की हवा। तो ताने ना पढ़े बेटा उसके लिए पढ़ लेना। तो ये विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, यहां से बोल, है ना। 60 से कितने बने 120, 60 इधर की साइड जा रहे हैं, 60 इधर की साइड जा रहे हैं। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ है और भुजाएं मध्य की तरफ है। सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ है और भुजाएं मध्य की तरफ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। कौन सी अवस्था है, देखो मैं सबके बता दिए, 4 चीजें इसकी बताई, मेटाफेजिक प्लेट इसमें बताई, बोलो। एनाफेज के अंदर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बात क्या है कि यहां गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर से विभाजन हो जाता है एवं गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर तो ध्रुवों की तरफ एवं भुजाएं मध्य की तरफ होती है। इसमें भी भुजाएं मध्य की तरफ, सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ, है कि नहीं, बोलो। कौन सी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था है बेटा चारों में से। चारों में से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। कितने हो गए बेटा गुणसूत्र, कितने, 4n बराबर, बोलो बेटा है कि नहीं। एना फेज के बाद में कौन सी आएगी, कौन आएगी बेटा, ये देखो, ये रही टीलोफेज, डे 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 डे, क्या है ये तर्कुतंतु। यहाँ पे क्या थे, तारक केंद्र, हटा दो इनको, क्या कर दिया, हटा दिया। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए। ध्यान देना, आसान नहीं है। गुणसूत्र कहां पहुंच गए बेटा, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अरे ये तर्कुतंतु खींच के ले जा रहे हैं ना विपरीत ध्रुवों की तरफ, पहुंच गए। तो टीलोफेज के लिए याद रखना कि टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है। साथियों मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज बोला जाता है, अर्थात जो घटनाएं प्रोफेज में हुई उसकी विपरीत घटनाएं कहां होंगी, कहां होंगी, टीलोफेज में। बताओ सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे गुणसूत्रों का संघनन, गुणसूत्रों का संघनन। यहां वापस गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, इधर गुणसूत्र है 60, तो भाई 60 तो इधर गए, 60 इधर गए, 60 गुणसूत्र असंगनित होकर ये रहे, 60 गुणसूत्र असंगनित होकर ये रहे, आ गए। गुणसूत्रों का संघनन, गुणसूत्रों का असंगनन। यहां धागे से गुणसूत्र बने थे, यहां गुणसूत्रों से धागे बन गए। केंद्रक झिल्ली और केंद्र का, केंद्रक झिल्ली और केंद्र का यहां पे बताओ, वो मत बताओ। केंद्रक झिल्ली और केंद्र का क्या हुए थे, केंद्रक झिल्ली और केंद्र का क्या हो गए, पुनः प्रकट हो गए। तारक केंद्र अरेंज हुए थे, तारक केंद्र गायब हो गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने केंद्रक बन गए, कितने केंद्रक बन गए, 2n, ये रहा, और 2n, अरे ये कुल तो 4n था ना, 60 इधर गए, 60 इधर गए, 60 मतलब 2n, 2n का ये रहा और 2n का ये रहा। इसकी मम्मी के केंद्रक के अंदर भी कितने थे, 2n। ये मम्मी है ना, मदर सेल, मातृ कोशिका, इसकी मम्मी के केंद्रक में भी कितने थे, 2n। और ये दोनों इसके बेटी केंद्रक हैं, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर सेल बनाएंगे अभी हम, क्या पुत्री कोशिकाएं। तो इसकी दोनों पुत्रियों के अंदर भी 2n 2n, मम्मी के अंदर भी 2n, बोलो है कि नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस समाप्त हुआ। कैरियोकाइनेसिस में तुम एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनाना चाह रहे थे, 2 केंद्रक बनाना चाह रहे थे ना, और कितने केंद्रक बन चुके, कितने केंद्रक बन चुके हैं बेटा, अरे है ना, बोलो ना। अब देखो, जैसे ही टीलोफेज समाप्त होगा, जैसे ही टीलोफेज समाप्त होगा, वैसे ही अंदर की तरफ क्या बनना चालू हो जाएगी, खांच। क्या बनना चालू हो गई है, खांच। अगली अवस्था क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, साइटो, और साइटोकाइनेसिस कौन सी विधि से होता है, कौन सी विधि से, खांच बनते 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 खांच एक दूसरे से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, किससे मिल जाएगी, एक दूसरे से। और इस प्रकार बेटा जैसे ये अलग अलग हो गए बेटा, यहां से कोशिका द्रव्य जैसे ही बटेगा, एक केंद्रक ऊपर वाले में और एक केंद्रक नीचे वाले में, ये इसका केंद्रक और ये इसका केंद्रक, ये 60 गुणसूत्र इसके और ये 60 गुणसूत्र इसके,
ये 2n और ये 2n। तो बेटा दो द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है कि नहीं हो चुका? द्विगुणित पुत्री कोशिकाएं, बोलो है कि नहीं बेटा? बन गई? तो ये है आपका समसूत्री विभाजन। वापस रिवाइज करा रहा हूं बेटा, है ना? टाइम कितना हो गया? हाँ तो लिख तो पाएंगे नहीं, अभी डायग्राम बना पाओगे। एक बार रिवाइज करा रहा हूं। इंटरफेज में ध्यान देके सीधे बैठेंगे, बरेट कमर सीधी। बेटा ये क्या है? कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर कितने गुणसूत्र है? 60 गुणसूत्र। लेकिन इंटरफेज में गुणसूत्र की जगह धागे के रूप में पाया जाता है, जिसको अपन क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। प्रोफेज आते ही सर्वप्रथम गुणसूत्रों का संघनन होता है। क्या होता है बेटा? गुणसूत्रों का संघनन होता है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका गायब हो जाती है तथा तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज में आते ही तरगु तंतु गुणसूत्रों को मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? तो मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। एनाफेज आते ही तरगु तंतुओं के खींचने के कारण जो गुणसूत्र हैं वो सेंट्रोमियर वाले स्थान से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र विभाजन या फिर सेंट्रोमियर विभाजन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ये भी क्या था? 2n बराबर। लेकिन एनाफेज में 4n बराबर क्या हो गया? 120 गुणसूत्रों की संख्या हो चुकी है। एनाफेज में गुणसूत्र विभाजित होने के पश्चात विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर, तो ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर तो ध्रुवों की तरफ एवं जो भुजाएं हैं वो मध्य की तरफ पाई जाती हैं। जैसे ही टीलोफेज आता है तो टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज के नाम से जाना जाता है, जो प्रोफेज की बिल्कुल उल्टी होती है, अर्थात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर असंगनित हो जाते हैं। यहाँ संगनन हुआ था, यहाँ असंगनित हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्र का, ये केंद्र का है बेटा, क्या है ये? केंद्रक झिल्ली और केंद्र का पुनः प्रकट हो जाती है। हो गई कि नहीं हो गई? तारक केंद्र गायब हो जाते हैं, अर्थात एक केंद्रक से दो द्विगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। टीलोफेज से ही खांच का निर्माण प्रारंभ हो जाता है एवं अंतिम स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें खांच का निर्माण पूर्ण हो जाता है एवं खांच जब एक दूसरे से मिल जाती है तो कोशिका द्रव्य दो भागों में, अर्थात ये कोशिका ही दो भागों में विभाजित हो जाएगी और हमारी दो द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। बोल बांके बिहारी लाल की। लिखो ये डायग्राम बनाओ। फोटो भी ले लो, मैं डालूं ग्रुप में, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं ना। क्या कह रहा है बेटा? हैं? क्या ग्रुप में नहीं है? वो ज्वाइन कर लेना। मिशन एलएसए पे डॉक्टर हर्ष फौजदार में ज्वाइन कर लेना बेटा, उसमें डाल रहा हूं मैं, है ना। और बाकी आप भी फोटो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे डायग्राम बना लो और जाओ। कहाँ जाओ? क्लास लो अगली।